बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग के लिए 8 फरवरी बरोज जुमेरात का दिन मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी, जबकि 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है और पोलिंग के लिए 8 फरवरी बरोज जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत कानून के तहत शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दें? कल को ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं तो फिर क्या होगा? मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके आइंदा आरओज और DRO से मुतालिक दरख्वास्तों पर कार्रवाई न करने की हिदायत भी की, जबकि बैरिस्टर उमैर नियाजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया। अदालत ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई शेड्यूल जारी करेंगे। पीर को DROज और ROज तरबियत का दोबारा आगाज करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि इंतखाबात का इनकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 13 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 50 और 51 को गैर कानूनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट की ये दोनों शिकें गुज़िश्ता इंतखाबात में भी थी, लेकिन कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अदालती हुक्म में लिखा गया कि आम इंतखाबात के इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में केस के जरिए इंतखाबात 8 फरवरी को तय हुए। तमाम सूबाई हुकूमतों की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी थी। हमने अपने फैसले में लिखा कि कोई भी जमहूरियत को डीरेल ना करे। हुक्मनामे में लिखा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी इंतखाबात के इनकाद बारे इक़दाम ले रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आज इंतखाबी शेड्यूल जारी होना था। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बरकरार रहा तो इलेक्शन प्रोग्राम जारी नहीं हो सकेगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्मनामे में तजाद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में लिखा गया कि उमैर नियाजी को तौहीन अदालत कानून के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया जाएगा। उमैर नियाजी बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपए कम हो गई। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे सस्ता हुआ है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 14 पैसे कमी कर दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपए कम हो गई है और नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। सरफराज बुगटी जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही मुतादिद हुकूमती ओहदेदारान अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया है। सरफराज बुगटी अपने हल्के से जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उनकी नून लीग में शमूलियत भी मुतवक्के है। निगरान वजीर खेल बलूचिस्तान नवाबजादा जमाल रईसानी और निगरान मुशीर बराए माइंस एंड मिनरल्स उमैर मोहम्मद हसनी भी अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PTI इलेक्शन से खौफजदा है और इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। माजी में भी PTI कानूनी सहारे तलाश करके एजेंडा पूरा करती रही। इस बार भी अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात से पहले 54 दिन की मुद्दत है जो इलेक्शन शेड्यूल देता है। अब इस मौके पर
रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री को रोकने का मकसद है कि आप उस 54 दिन की मुद्दत को सबोताज कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, और इसका फिर नागुज़ीर नतीजा ये निकलेगा कि इलेक्शन कमीशन को वो 54 दिन पूरे करने के लिए 8 जो फरवरी की तारीख है उससे इंतखाबात को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये उनका कहना कि वो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, ये एक बहाना है, और मैं समझता हूँ कि असल बात ये है कि वो इंतखाबात से खौफज़दा हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। क्या ये हकीकत नहीं है कि PTI के तमाम MNA MP उनकी बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत तकरीबन 90% PTI के MNAs और MPs PTI को छोड़ चुके हैं, और यही वजह है कि अब वो बौखलाहट का शिकार है। नैब ने फवाद चौधरी के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए, अदालत पेशी के बाद इंक्वायरी का आगाज हो सके, ये नैब का मौक़िफ़ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। ये करप्शन और करप्शन का वो केस है जिसके ऊपर ये नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और नैब की जानिब से ये कहा गया है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के बाद अदालत पेश किया जाए ताकि इंक्वायरी का आगाज किया जा सके। नैब ने ये सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, और फवाद चौधरी के खिलाफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम था और केस था जिसके ऊपर ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं नैब की जानिब से। और IG जो है पंजाब को भी इसके कॉपी भेजी गई है ताकि इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके और उनको गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया जाए और इंक्वायरी का आगाज किया जा सके। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास शुरू हो गया है। बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शफा शरीफ की सदारत शुरू हो चुका है। इस इजलास में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, इलेक्शन सेल के सरबराह इसादार और दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। आज होने वाले इजलास में सुबह पंजाब के बहावलपुर डिवीजन के 3 इजला बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे। बहावलपुर डिवीजन से कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 15 नशिस्तें हैं, जिनमें जिला बहावल नगर की 4, जिला बहावलपुर की 5 और जिला रहीम यार खान की 6 नशिस्तें हैं। और बहावलपुर डिवीजन में पंजाब असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 31 नशिस्तों के लिए आज इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, जबकि कौमी असम्बली की 15 और पंजाब असम्बली की 21 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर किया जाएगा। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत अपनी हद में रहे, हद पार न करे। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था। मकबूजा कश्मीर का कोई भी यकतरफा इकदाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। निगरान वजीर आजम मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। किसी सूरत में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं, ऐसे फ़ैसलों को, ऐसे कवानीन को जिसमें कश्मीरी अवाम का कोई अमल दखल नहीं है। हुर्रियत क़यादत को फिल फौर रिहा किया जाए। कश्मीर का फ़ाइनल सेटलमेंट यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के उन करारदादों के तहत जिसमें प्लेबिसाइट अलावा न कोई कोर्ट न कोई असम्बली, वो किसी की भी हो, वो कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला न कर सकती है न करेगी। मकबूजा कश्मीर में जो रिहायशी हैं, हम उनको पोटेंशियल पाकिस्तानी सिटीज़न समझते हैं। हम अपने शहरियों को उनके हुकूक की पामाली की किसी तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका के दौरान अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن، نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ اور سیکرٹری دفاع لائٹ جے آسٹن سے ملاقاتیں، نائب قومی سلامتی مشیر جونتھن فائنر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل چارلز براؤن سے بھی ملاقات، دو طرفہ دلچسپی، عالمی اور علاقائی سلامتی کے امور، جاری بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں دونوں اطراف نے دو طرفہ تعاون کی ممکنہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دفاعی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں استعدادی دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے شعبوں کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ آرمی چیف نے جنوبی ایشیا میں علاقائی سلامتی پر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام استقبالیہ میں بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے ارکان سے بھی بات چیت کی۔ آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ملکی ترقی کے لیے مثبت کردار اور کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، جو ہماری کل برآمدات کا 21.5% ہے۔ آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی رکاوٹ، خصوصی اسکریننگ اور دیگر گمراہ کن افواہوں کو رد کیا۔ کہا کہ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی پاکستان کے سفیر اور اثاثہ ہیں۔ اس موقع پر بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی نے کہا کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے اور افواج کی پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے لیے اپنی بہترین خواہشات کا اظہار کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اٹھا لیا۔ سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے۔ جی حسیب، بتائیے گا۔ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موسم سرما کی تعطیلات کے باعث ملک سے باہر جانے پر سینئر پیونی جج جو ہیں جسٹس سردار طارق مسعود نے بطور قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے، اور سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا تھا، اور حلف برداری کی جو تقریب میں سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی شرکت کی گئی تھی، اور اٹارنی جنرل، ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلاء سمیت ججز کے اہل خانہ نے بھی اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی نے آج جو ہے بطور قائم مقام چیف جسٹس کا یہ حلف اٹھایا ہے، اور یہ تقریباً 2 ہفتے کے لیے ان کی یہ حلف کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دیں گے، کیونکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ جو ہے 2 ہفتے کے لیے ملک سے باہر ہوں گے، اور اسی باعث جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، ان کی جانب سے قائم مقام چیف جسٹس کا یہ حلف اٹھایا گیا ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے جسٹس سردار طارق مسعود سے حلف لیا گیا ہے، اور اس تقریب کا انعقاد سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہی ہوا تھا، اور جہاں پر اٹارنی جنرل سمیت ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلاء اور ان کی فیملیز اہل خانہ جو تھے وہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی ہے۔ جی حسیب ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں اسموگ کم نہ ہو سکی، فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 325 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کراچی میں بھی فضا مضر صحت ہے، کراچی تیسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ تو لاہور میں اسموگ کم نہ ہو سکی، فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 325 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کراچی میں بھی فضا مضر صحت ہے، تیسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ رفح اور خان یونس میں سول ڈیفنس کے 3 اہلکار اور 2 صحافی جاں بحق۔ اسرائیلی بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 18,925 ہو گئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے اپنے ہی 3 شہریوں پر گولیاں چلا دی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ رفح اور خان یونس میں سول ڈیفنس کے 3 اہلکار اور 2 صحافی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسرائیلی بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شہداء کی کل تعداد 18,925 ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے حق اور مخالفت میں قراردادیں پیش کر دی گئیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے امریکہ نے کوششیں تیز کر دیں۔ قومی سلامتی کے مشیر کی فلسطینی صدر اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیل کا الجزیرہ کی میڈیا ٹیم پر ڈرون حملہ، کیمرامین ہلاک ہو گیا۔
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में जंगबंदी से मुतालिक 2 मुख्तलिफ करारदादें पेश की गईं। फ़लस्तीन ने जंगबंदी के हक में करारदाद पेश की, जबकि इसराइल की करारदाद में जंगबंदी की मुखालफत की गई। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की रामदा में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर बातचीत की। महमूद अब्बास का कहना था कि गजा को मगरबी किनारे से अलग करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनी सदर ने मुतालबा किया कि अमरीका मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत रोकने में किरदार अदा करे। कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के सरबराह डेविड बार्निया के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिसमें स्ट्रेटेजिक मामलात समेत ईरानी खतरे पर भी बातचीत की गई। गजा में इसराइली फौज की फायरिंग, हमास की कैद में मौजूद 3 यरगमाली मारे गए। हलाक होने वालों में 2 इसराइली फौजी और 1 शहरी शामिल हैं। फौज के तर्जुमान डैनियल हागरी ने गलती से अपने शहरियों की हलाकत का एतराफ किया है। गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइल का अल जजीरा टीवी की टीम पर ड्रोन हमले में कैमरामैन जाँ बहक हो गया। हमला जनूबी गजा में स्कूल पर इसराइली हमले की कवरेज के दौरान हुआ।